चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 75 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 वापस हमारे पास जो है दो ऑप्शंस, दो हमारे पास पॉइंट है और 5 आपके सामने ऑप्शंस है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट आप देखो क्या लिखा है। व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, नॉट कलर, शेप और साइज। क्या इसका मीनिंग है? देखो, कंपैरेटिवली इजी आपका सेंटेंस है। क्या इसमें लिखा है? व्हाट डज मैटर द मोस्ट, है ना, इस तरीके से कि जो सबसे, व्हाट डज मैटर, मेरे हिसाब से यहां पर द भी आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का ये आपका एरर है ना, कि जो सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। ठीक है, वो क्या मायने रखता है? इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, की वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, वो कितना अच्छा, कितना बेहतरीन है, कितना बढ़िया वो है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है प्रोडक्ट की। इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, इस मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, उसमें क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। नॉट कलर, शेप और साइज, की ना तो कलर, ना शेप और ना साइज मैटर करता है। और एक उदाहरण अगर लेकर हम समझें कि जैसे पार्ले जी बिस्किट है ना, आप देखो उसका जो रैपर है, पैकेजिंग है, बहुत सामान्य सा पैकेजिंग है। उसका कलर अगर हम बात करें, बहुत नॉर्मल कलर है। शेप उसका बहुत सामान्य सा है, कोई उसमें कोई बहुत बढ़िया शेप नहीं है ना। और साइज भी उसका नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति जो है वो पार्ले जी को प्रिफर करता है। आप देखो दूसरे मार्केट में कितने सारे कुकीज हो गए, कितने सारे बिस्किट्स हो गए, लेकिन लोग फिर भी पार्ले जी को जो है उसको बीट नहीं कर पा रहे, उसको compete नहीं कर पा रहे। तो उसने क्या मैटर किया दोस्तों? अपनी क्वालिटी। ठीक है, अपनी क्वालिटी उसने बरकरार रखी। ठीक है, तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा मैटर करता है आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में, कॉम्पिटिटिव युग में, वो है क्वालिटी, और कलर, शेप और साइज मैटर नहीं करता है। ठीक है, एरर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं। अब आप देखो सेकंड वाला क्या लिखा है। द इंटरिम कमिटी विच वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द कोल सॉरी, फिर से पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। देखो क्या लिखा है। द इंटरिम कमिटी विच वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द कोल स्कैम काउंट मैनी बिग नेम्स इन इट। ठीक है, तो यहां क्या मीनिंग है दोस्तों, ध्यान देना। जो एक एंटरिम कमिटी जो बनी हुई है, एंटरिम का मतलब होता है कि एक जो गठित की गई एक कमिटी, ठीक है, अंदर ही अंदर, मतलब या फिर जो डिपार्टमेंट के अंदर, विद इन डिपार्टमेंट जो एक कमिटी बनाई गई, विच वॉज इन्वेस्टिगेटिंग, कि जो इन्वेस्टिगेट, खोजबीन जो कर रही है, किसके बारे में? वो खोजबीन कर रही है कोल स्कीम, जो कोयला घोटाला। स्कैम का मतलब क्या होता है ना, आप लोगों को पता है, हमारे इंडिया में ये घोटाला जो शब्द है, स्कैम जो है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो एक हर्षद मेहता के ऊपर एक फिल्म भी बनी है। ठीक है, एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ, घोटाला। ठीक है, तो एक फिल्म बनी है हर्षद मेहता के ऊपर। कौन सी फिल्म बनी है? वो जो शेयर मार्केट में इन्होंने स्कैम किया था, बहुत बड़ा है ना, स्टाम्प स्कैम या इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे घोटाला जो है, तो स्कैम वर्ड उससे आ गया। आगे देखते हैं। काउंट मेनी बिग नेम्स इन इट, कि ये जो घोटाला, कोयला घोटाला जो हुआ, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम आ चुके हैं। ठीक, ये इसका मीनिंग है। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट वाले में हमारे पास कहां पर क्या एरर है। तो देखो, शुरुआत यहां पर व्हाट से हो रही है। ठीक है, अब यहां दोस्तों हमको याद रखने की जरूरत है एक रूल, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट से दो कंडीशन बनती है। एक तो आपका ये हुआ व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, तो एक तो आपका ये कंडीशन बनता है, और इसमें याद रखना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि व्हाट डस, अच्छा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डस ही नो, व्हाट डस ही नो अबाउट
इट और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो सीधा सीधा इसमें आप देखो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डज ही नो अबाउट इट, उसको इसके बारे में क्या पता है। तो एक तो ये कंडीशन है, एक तो फॉर्मूला आपके सामने है व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क। एक और वर्ड से सेंटेंस बनता है, वो होता है, ध्यान देना, व्हाट, ठीक है, व्हाट, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आपका मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, और बस यही आपका सिस्टम चलेगा। और लेकिन इसमें जो है आपका फुल स्टॉप आने वाला है, इसमें आपका क्या नहीं आने वाला है, क्वेश्चन मार्क आपका नहीं आने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई, इसमें मेन वर्ब जो है वो पहले आता है, ठीक है, मेन वर्ब आपका पहले आता है, मेन वर्ब, और उसके बाद जो है हम लगाते हैं सब्जेक्ट। लेकिन इसमें याद रखना कि हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। क्या लगाते हैं दोस्तों, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे what happens to him, है ना, what happens to him, उसको क्या हुआ, इस तरीके से। अब इसमें हमने जो है आपका फुल स्टॉप नहीं लगना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो what से शुरुआत तो हमने की है, ठीक है, लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है कि, अच्छा, यहां क्या बोला जा रहा है कि what does matter the most is the quality of a product in this competitive market, not color and shape। अब लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर फुल स्टॉप है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मतलब आपका फॉर्मूला नंबर सेकेंड, ये वाला जो रूल है ये यहां पर अप्लाई होने वाला है। यहां हेल्पिंग वर्ब जो है ये आपका नहीं आने वाला है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। व्हाट डज मैटर द मोस्ट नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, व्हाट मैटर द मोस्ट, और ये मैटर आपका बन जाएगा मैटर्स। क्या बन जाएगा, मैटर्स बन जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है ये आपका सिंगुलर सेंस में यहां पर चल रहा है, क्योंकि देखो डज लिखा है, अब डस लिखा है तो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से यहां पर एस लगने वाला है। तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो ये क्वालिटी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये वर्ब पहले लगाना पड़ेगा, व्हाट मैटर्स द मोस्ट, इस तरीके से यहां पर आपका होने वाला है। क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर करता है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, नॉट कलर, शेप और साइज, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो बहुत मजेदार कंसेप्ट हमने अभी सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आप व्हाट जो है दो तरीके से हम यूज करते हैं। जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एक नॉर्मल व्हाट का यूज हो रहा है बिना क्वेश्चन के सेंस में, उसमें फिर आपका व्हाट होता है, मेन वर्ब का फॉर्म होता है, और फिर आपका उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो यहां पर एरर हमको पता चल गया। एक एरर है इसमें सिंगल, इसको सिंगल एरर हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे, सिंगल एरर इसको माना जाएगा कि एक डज है, दूसरा मैटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या एरर है। तो देखो क्या लिखा है, द एंटरिम कमिटी। अब इसमें सब्जेक्ट देखो दोस्तों, एंटरिम जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये आपका एडजेक्टिव है, और कमिटी जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और कमिटी जो है वो हमेशा आपका एक्सक्यूज मी, कमिटी जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, विच हमारा आया, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और कमिटी के लिए विच शब्द जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब देखो कमिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से यहां पर वर्ब आपका जो है सिंगुलर वर्ब होने वाला है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कमिटी वर्ब बिल्कुल यहां पर सही है।
और वॉज इन्वेस्टिगेटिंग, अब इन्वेस्टिगेटिंग मतलब ये आपका कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बिल्कुल हो सकता है कि ये जो एक अंतरिम जो कमिटी है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या, द कोल स्कीम, ठीक है, द कोल स्कीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, ध्यान देना ये यहां पर आपका कॉमा है, ध्यान देना। अब इसके बाद देखो काउंट मेनी बिग नेम्स इन इट, तो ये आपका सेंटेंस जो है दोस्तों पास्ट टेंस में चल रहा है, ठीक है ना, पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस चल रहा है, यहां पर वर्ब का प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है, तो ये काउंट नहीं होने वाला है, इसको हमने कर दिया काउंटेड। काउंटेड मेनी जिसने गिने, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे नाम जो है वो आ गए, वो काउंट किए गए, ठीक है, जिसके अंदर लिस्ट किए गए काफी सारे नाम, तो वो ऑलरेडी उसमें काउंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये आपका जो एक्शन है, ये एक्शन हमारा पास्ट में चल रहा है दोस्तों, तो यहां पर भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने वाला है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप देखो सेकेंड फॉर्म में चलेगा क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, कमिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जिसने की क्या किया, काउंट किए बहुत सारे नाम्स अपने अंदर। यहां पर काउंट का मतलब है लिस्ट किया, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने लिस्ट किए बहुत सारे नाम अपनी लिस्ट में, अपने काफी सारे नाम उन्होंने निकाले, ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब पास्ट एक्शन है यहां पर, इसलिए काउंट नहीं होने वाला है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग कर देंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को जिस तरीके से हम अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जिसे आप समझ रहे हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो दोनों के अंदर देखा जाए तो एक एक एरर है, और मान भी लो चलो कि यहां दो एरर है, लेकिन यहां पर तो आपका एक एरर है, तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका होगा बताओ जरा, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ओनली सेकेंड इज करेक्ट ऐसा नहीं है, उसमें भी गलत है, और बोथ हैव टू मिस्टेक, दोनों में दो तो नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा, बोथ आर इनकरेक्ट, बिल्कुल यही होने वाला है, फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, ये वाला आपका हो जाएगा कि दोनों ही आपके जो ऑप्शंस है दोनों के अंदर एरर है, ठीक है दोस्तों, हुआ क्लियर? चलिए, तो दोनों के अंदर एरर है, बी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और शुरुआत करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 आप देख पा रहे हैं, और इसमें वापस से थोड़ा सा हमने इसको पैटर्न चेंज किया है। देखो दोस्तों हम लोग जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा टाइम दो चार क्वेश्चन आपको दिए और उसके बाद थोड़ा एक पैटर्न चेंज कर दिया, ताकि हर एक पैटर्न का आपको जो है आइडिया रहे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, मेन उस पर हमारा फोकस रहता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का एरर करेक्शन भी हमने किया है, ठीक है। आप देखें यहां पर इवेशन एज इट इज बेटर, यहां तक हमारा जो है अंडरलाइन मैंने ये पार्ट आपको दिया है। देखो ऑप्शन में क्या है आपके पास, द अंडरलाइन पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो अंडरलाइन वाला पार्ट इस तरीके से आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ये करेक्ट है, आपको जो है इसी की तरह से दूसरे करेक्ट पार्ट चूज करना है। इसका मतलब आपके एरर्स होंगे, उसमें से सही वाला कौन सा, राइट वाला कौन सा है, वो आपको चूज करना है। देखो राइट में क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर ई वाला पार्ट राइट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सभी में, ठीक है ना दोस्तों, सभी में कुछ ना कुछ एरर हो, सिवा किसको छोड़कर, इस एक्सक्यूज मी डी वाले को छोड़कर, ठीक है। अगर मान लेते हैं डी के अंदर तो वैसे ही दिया है क्वेश्चन में कि कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर सभी पार्ट में एरर है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऑल रॉन्ग वाले को जो है टिक करोगे, समझ रहे हो बात को। अगर डी तो वैसे ही आपका राइट दिया है, उसको छोड़कर बाकी सब में अगर एरर है तो आप क्या करोगे, आप फिफ्थ वाले को ऑल रॉन्ग को टिक करोगे। या तो फिर क्या होगा कि किसी एक के अंदर या राइट होगा, बाकी सब में एरर होगा, ठीक है दोस्तों, हुआ क्लियर। देख लेते हैं अब हम कि कौन सा हमारा राइट है। सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, तो आप देखो, ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट in the taxation system of India, it is quite impossible to increase
टैक्स इवेजन एज इट इज बेटर देन द प्रीवियस अमेंडमेंट। तो बहुत ही प्यारा आपका ये क्वेश्चन है। आप एक बात बिल्कुल लेकर चलो दोस्तों कि बिल्कुल नई चीजें सीखने को आपको मिलेगी इस क्वेश्चन से। एक नए तरीके का एरर है इसके अंदर, बहुत बढ़िया तरीके का आप देखो तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो पहले इसका मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं बिना एरर को अभी देखे, ठीक है। एरर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। तो आप देखो जरा क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि ऑन द बिहाफ ऑफ, ध्यान देना, ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट, कि ये जो हाल ही में, लेटेस्ट मतलब हाल ही में जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज हुआ या फिर कोई बदलाव हुआ। जो लेटेस्ट जो अभी जो बदलाव हुआ, जो परिवर्तन हुआ किसमें, इन द टैक्सेशन सिस्टम, जो टैक्स का जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जो चेंज हुआ इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में। आगे देखते हैं कॉमा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, कि अब जो है ये कैसा प्रतीत होता है, नामुमकिन सा प्रतीत होता है। किस चीज का, टू इंक्रीज टैक्स इवेशन। इवेशन का मतलब होता है चोरी। किसकी इवेशन, चोरी करना, टैक्स चोरी जो लोग करते हैं ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि अब जो है ये लगभग नामुमकिन है कि हम टैक्स की जो चोरी है, जो चोरी करने लोग जो चोरी करते हैं, अब वो बढ़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सिस्टम में कुछ इतना ऐसा पॉजिटिव जो है बदलाव आ चुका है, ठीक है। टू इंक्रीज टैक्स इवेजन, अच्छा उसका रीजन देखो, एज इट इज बेटर देन द प्रीवियस अमेंडमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो नया जो सिस्टम है, नया जो टैक्स इवेशन का या नया टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ये बेहतर है किससे, पिछले वाले से, है ना। पिछला जो बदलाव हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था कानून में, वहां से बेहतर है ना। प्रीवियस मतलब पिछला। तो आई होप क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसके अंदर करना क्या है, इस क्वेश्चन में बताया क्या गया है, ठीक है। कि ये यही बताया जा रहा है कि अभी जो हाल ही का जो अमेंडमेंट हुआ टैक्स सिस्टम में इंडिया में, वो जो है उसके कारण टैक्स की चोरी करना अब लगभग नामुमकिन सा हो चुका है, ठीक है। या टैक्स की चोरी में जो बढ़ोतरी है वो लगभग नामुमकिन हो चुकी है प्रीवियस अमेंडमेंट से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये तो हमने मीनिंग समझा। अब एरर है इसके अंदर, बहुत सारे काफी सारे एरर हैं, देख लेते हैं कहां कहां क्या है। देखो क्या लिखा है स्टार्टिंग में, ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटेस्ट। ध्यान देना दोस्तों, ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटेस्ट, ठीक है। आपको एक चीज मैं बता दूं, देखो द जो है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। और द के बाद जो है यहां पर नाउन आता है। द के बाद क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि ये जो आपका लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं, इसको बोला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ध्यान देना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी लिख के रख लो दोस्तों, बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये जो लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ, ध्यान देना, ये आपका एक, इतना डीप में कोई नहीं बताता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ये क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ, फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेजल प्रीपोजिशन की एक खासियत होती है दोस्तों कि उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ऑन बिहाफ नहीं कर सकते, ऑन द बिहाफ नहीं कर सकते, ऑन अ बिहाफ नहीं कर सकते। जैसा वो है उसको वैसा ही रहना है, वही रहेगा, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ जो है, ऑन बिहाफ ऑफ जो है ये आपका एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। और इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ लेटेस्ट अमेंडमेंट, की ऑन बिहाफ ऑफ का सीधा सीधा मतलब है कि बिकॉज ऑफ, क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ, या फिर के कारण से, क्या मतलब है, के कारण से, इस तरीके से, इसके कारण से, ये आपका इसका मीनिंग है। तो इसमें द जो है आपका देखो ये नहीं आने वाला है। देखो कितनी मजेदार चीज हम लोगों ने सीखी दोस्तों आज के
कितनी हर एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। मैं आपको हर तरीके से नए नए कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा रहा हूं। और यहां पर आप देखो फ्रेजल प्रीपोजिशन की आपने जानकारी ली कि ये जो है दो या तीन वर्ड से बना होता है। आपके प्रीपोजिशंस हैं दोनों साइड, बट इसका मीनिंग कुछ और आता है ना, के कारण से, है ना, की वजह से, है ना, ये भी हो सकता है की वजह से, के कारण से भी हो सकता है, और इसका मीनिंग हो सकता है की वजह से, है ना, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो आप देखो यहां पर द आपका कैंसिल हो गया, ठीक। तो ऑन बिहाफ ऑफ, आगे बढ़ते हैं, द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द टैक्सेशन। तो द लेटेस्ट आपका ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट मतलब अभी का, हाल ही का जो चेंज हुआ, कहां पर, इन द टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन के सिस्टम इंडिया के, ऑफ इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां ए तो हमारा रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, इन द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो बी वाला हमारा करेक्ट है, बी में कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑफ इंडिया, फिर यहां पर कॉमा लगा है, इट इज क्वाइट। अब यहां आप ध्यान दो, ये आपका मीनिंग का एरर है, कॉन्टेक्चुअली बेस्ड एक्सक्यूज मी, कॉन्टेक्चुअली बेस्ड आपका ये एरर है, ठीक है। अब क्वाइट भी होता है, ध्यान देना दोस्तों, क्वाइट भी होता है, एक और वर्ड होता है QUITE, क्वाइट, ठीक है। और दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो क्वाइट का एक तो मतलब होता है, ये वाले क्वाइट जो स्पेलिंग है QUIET, इसका मतलब होता है चुप, क्या होता है, चुप रहना, चुप रहना होता है, ठीक है। और ये क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा, क्या मतलब होता है, थोड़ा, क्वाइट हैप्पी, थोड़ा खुश, आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे, तो मैं कुछ खुश हूं, ठीक है, थोड़ा खुश हूं, तो थोड़े के सेंस में, बट एक पॉजिटिव वाला थोड़ा, ठीक है, एक पॉजिटिव वाले थोड़े के सेंस में यहां पर क्वाइट का मीनिंग होता है। तो ये देखो आप कितना इंपॉर्टेंट यहां पर हमने देखा, स्पेलिंग कैसे चेंज हुआ, ये होमोनिम्स, होमोफोन्स होते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड, स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग। देखो क्वाइट, QUIET मतलब चुप रहना, कीप क्वाइट, जो मैडम बोलती है ना हमको स्कूल में, वो वाला क्वाइट है। देखो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है, बट आप देखो इतने ध्यान से हमको ये चीजें करनी होती, आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस लेवल का, किस तरीके से आपके सामने एरर प्रस्तुत, आपका वर्ड जो है रॉन्ग हो गया। इसलिए जो है पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हर जगह ट्रिक लगती है, बट कंसेप्ट मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। तो देखो क्या, इट इज क्वाइट, एक गलती यहां पर आपको पकड़ में आ गई, स्पेलिंग QUITE होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है, किस चीज के लिए, टू इंक्रीज। अब देखो इंक्रीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के बाद बिल्कुल बराबर है, टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन बढ़ाना, एज इट इज बेटर। तो चलिए ये तो हमारा दिया है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एज इट इज बेटर देन। अब यहां फिर वही सेम जो हमने क्वाइट और क्वाइट में देखा था, वही उसी तरीके का यहां पर भी एरर है। एक होता है दोस्तों THEN देन, और एक होता है आपका THAN देन। क्या होता है, THAN देन। और जब भी हम कंपेयर करते हैं, याद रखना, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग ये AN वाला लगाते हैं। कौन सा वाला देन लगाते हैं, AN वाला, THAN वाला। ये देन जो है, ये देन का मतलब होता है हिंदी में तब, आई विल कॉल यू देन, ठीक है। व्हेन माय फादर रीच, आई विल कॉल यू देन। व्हेन माय फादर रीच होम, आई विल कॉल यू देन, कि जब मेरे पिताजी घर आ जाएंगे तब मैं तुमसे फोन करूंगा, तो तब मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो ये तब इसका मतलब होता है, ठीक है। और ये जो देन होता है उससे, ये देन का मतलब होता है से, ठीक है। ये देन का क्या मतलब होता है, से। और ये हम कब यूज करते हैं, कंपैरिजन में। ये देन आपका समय बताने के लिए, टाइम के लिए जो है, ये वाला देन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो एक और एरर मजेदार, कि इट इज बेटर देन द प्रीवियस अमेंडमेंट। पिछला जो अमेंडमेंट था उससे बेहतर, प्रीवियस आपका जो है एडजेक्टिव है,
ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? इसका मतलब देखो आप ध्यान से, तो एरर आपका ई के अंदर भी है, ई वाला आपका रॉन्ग, और सी वाला क्या है, सी भी हमारा एरर है, क्वाइट लिखा हुआ है, ठीक है, और बी हमारा राइट है, ए वाला जो है वो भी हमारा रॉन्ग, तो ए रॉन्ग, बी हमारा करेक्ट, सी रॉन्ग और ई वाला रॉन्ग। मतलब केवल आप देखोगे तो केवल बी जो है, ध्यान देना, केवल बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। और आपको पता क्या करना है, करेक्ट पार्ट, चूज अदर करेक्ट पार्ट। तो बताओ जरा आंसर कौन सा है? तो आंसर आपका हो गया बी वाला, ठीक है, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर है कि ये आपका करेक्ट पार्ट है, बाकी सब में कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है दोस्तों, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था ये, कितना मजेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिली। ठीक है ना, देखो देन का आपको फर्क समझ में आया, बिल्कुल ये याद रखो। अब ऐसा है कि ये चीज आ गई ना, अब अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि यही रिपीट ना हो, कुछ और नया पैटर्न हो, कुछ नया कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊं। तो अभी इसमें देखो आपने 4 कंसेप्ट सीखे इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो वो चारों कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में डाल लो आप, भूलना नहीं है ना। एक तो मैंने ये सिखाया आप लोगों को कि ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बीच में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, कोई नया शब्द नहीं चलेगा, बिल्कुल ऑन द बिहाफ कुछ नहीं होता है ना। दूसरा फिर हमने सीखा कि ये क्वाइट और क्वाइट में क्या फर्क है। भाई एक क्वाइट का मतलब कीप क्वाइट, QUIET होता है, और एक क्वाइट का मतलब थोड़ा के सेंस में कि आई एम सफिशिएंट, मतलब थोड़ा खुश हूं, है ना, तो QUITE स्पेलिंग होता है। और इसी तरीके से हमने देन और देन का देखा, THAN कंपेयर करते हैं तब, और THEN जो है वो टाइम के लिए। और क्या देखा हमने, तो उसके अलावा हमने क्या देखा, तो 1 2 हाँ 3 मेजर हमने जो एरर है वो देखी। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं पूरा राइट आंसर देखो। ऑन बिहाफ ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, it is quite impossible to increase tax evasion as it is better than the previous amendment। ठीक है, आंसर हमारा आ गया, ठीक, बी वाला हमारा राइट आंसर है। दोस्तों मैं कहूंगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग फिर से इस वीडियो को देखें, इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन के लेक्चर को आप खास करके वापस से देखें, बहुत काम का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से, और चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस की जो श्रृंखला, जो क्वेश्चंस हम लोग करते जा रहे हैं उसी कड़ी में, सीरीज में। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, और ये भी हमारे एरर के क्वेश्चंस कंटिन्यू है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा लिखा है, जनरली द पॉलिटिशियंस अप्लाई द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू सिक्योर its vote bank and many times they forgot ethics behind the social service। ठीक है, तो क्या ये हमने प्लेन इसको रीड किया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं चाहिए, मतलब ये पार्ट हमारा ऑलरेडी करेक्ट है, और हमको करना क्या है, हमको दूसरा उसी तरीके का एक करेक्ट पार्ट ढूंढना है। तो देखो क्या इसका मीनिंग है कि जनरली जो पॉलिटिशियंस है वो क्या करते हैं, वो एक पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो पॉलिसी इस्तेमाल की थी हमारे इंडिया पर जो है कब्जा करने के लिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, विभाजन करो और राज करो, इस तरीके से। और क्यों ऐसा किया था, टू सिक्योर इट्स वोट, अपने जो वोट बैंक है उसको बिल्कुल लुभाने के लिए, है ना, वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। एंड मेनी टाइम्स दे फॉरगॉट एथिक्स, और कई बार क्या होता था कि वो जो एथिक्स है, जो वैल्यू है, जो संस्कार है या जो नियम है, उसको भी वो लोग भूल जाते थे बिहाइंड द सोशल सर्विस, कि वो सोशल सर्विस के नाम पे बहुत सारे जो बाहर से दिखावा कुछ और चीजों का करते हैं और अंदर जो है वो कुछ और होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मीनिंग है, जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये जनरल सेंस में, मतलब जनरली सभी के लिए नहीं बोला गया, बट जनरली ऐसा देखा गया। ठीक है, कि पॉलिटिशियंस जो है अपने फायदे के लिए लोगों को लड़वाते हैं।
ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग था। अब देखते हैं हमारा एरर क्या हो सकता है। आप देखो दोस्तों, जनरली हमारा इससे शुरुआत हुई है और ये जो है आपका एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है और मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवर्ब जो है उसके काम क्या क्या होते हैं, ठीक है, एडवर्ब के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो एडवर्ब जो है इतना मजेदार आपका ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों कि ये याद रखें, क्योंकि एरर में आता है। ये आपको मैं थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में आपको कंसेप्ट इसका क्लियर करवा देता हूं। तो आप देखें कि एडवर्ब जो है वो आपका किस किस को डिफाइन करता है। एक तो आप लोगों को पता है कि एडवर्ब जो है वो क्रिया को डिफाइन करता है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप देखो कि एडवर्ब जो है वो दोस्तों वर्ब को करता है अपने जैसे दूसरे किसी एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। याद रखना, अपने जैसे दूसरे किसी एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। और क्या करता है, देखो एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, ठीक है ना। किसको डिफाइन करता है दोस्तों, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। यहीं पर नहीं रुकना है, एडवर्ब जो है, ध्यान देना, एडवर्ब जो है क्या करता है, पूरे एक क्लॉज को डिफाइन करता है, एक जो अधूरा सेंटेंस है उसको डिफाइन करता है, एक जो पूरा सेंटेंस है, ये फ्रेज, ये भी आपका अधूरा सेंटेंस होता है। डिपेंडेंट सेंटेंस, क्लॉज जो है ये होता पूरा है लेकिन किसी पर इसकी निर्भरता होती है, ठीक है, तो उस मान से अधूरा। अच्छा, तो इसको डिफाइन करता है। और इसके साथ साथ आप ध्यान देना कि एडवर्ब जो है पूरे के पूरे सेंटेंस को भी डिफाइन करता है, ठीक है ना, पूरे वाक्य को डिफाइन करता है। तो आप देखो एडवर्ब की खासियत कितनी है, ठीक है। एडवर्ब की खासियत है कि वो किसी वर्ब के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। जैसे रनिंग फास्ट, कैसे दौड़ रहे हैं, फास्ट, है ना, या टॉकिंग लाउड, कैसे बात कर रहे हैं, टॉकिंग लाउड या लाउडली, है ना। तो इस तरीके से तो एडवर्ब आप देखो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, आपका एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, एक क्लॉज को, फ्रेज को या पूरे के पूरे सेंटेंस को। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है, ये बताना है कि एडवर्ब किसको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि एडवर्ब किसको डिफाइन करता है, ये आपको याद रखना है कि एडवर्ब किसको डिफाइन नहीं करता है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो एडवर्ब है दोस्तों, ये ध्यान देना, एडवर्ब जो है ये नाउन को डिफाइन नहीं करता है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, नाउन को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रोनाउन को डिफाइन नहीं करता है। तो नाउन और प्रोनाउन को जो है वो आपका एडवर्ब डिफाइन नहीं करता है, वो क्या डिफाइन करता है, एडजेक्टिव। तो ये बात जो है आप लोग याद रखना, ठीक है। क्लियर हुआ, एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देखो क्या लिखा है, जनरली, और यहां से पूरा का पूरा जो है ये जनरली वर्ड इसको डिफाइन कर रहा है। अब इसको समझते हैं, चलिए। तो देखो, जनरली द पॉलिटिशियंस अप्लाइज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ रहे हैं, देखो क्या लिखा है, द पॉलिटिशियंस। अब ये पॉलिटिशियंस आप मुझे बताओ कि सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। भाई पॉलिटिशियंस आपका जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन, ठीक है। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा होगा दोस्तों, वर्ब होगा प्लूरल वर्ब। तो भाई ये यहां पर सिंगुलर वर्ब है, ये आपने कट कर दिया, अप्लाई के बदले यहां पर अप्लाइज के बदले क्या हो जाएगा, अप्लाई हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो जिन बच्चों को सिंगुलर प्लूरल वर्ब में भी थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है तो मैं बता देता हूं। देखो ये IES जो है ना, ये वर्ब का 5th फॉर्म है और इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्ब के साथ S या फिर ES लगाया जाता है और ये जो हम लोग V1 लिखते हैं ये वर्ब का
प्लूरल वाला फॉर्म लिखते हैं, ये प्लूरल फॉर्म होता है, इसमें हम लोग एज इट इज वर्ब को लिखते हैं। तो ये आपका जो है प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज हमने क्लियर करी। चलिए, एरर हमको हमारा पता चल गया, ए वाला हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। देखो, द पॉलिटिशियंस अप्लाई द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। किस तरह की पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। किस लिए? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू सिक्योर। ठीक है, क्लियर है? टू सिक्योर इट्स वोट। अब देखो यहां पर इट्स आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे गलत हो जाएगा? देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ध्यान रखना। जैसे आपका, आप ध्यान देना कि यहां पर प्लूरल नाउन आया। ठीक है, अब प्लूरल नाउन आया तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। अब मान लीजिए आगे कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन कैसा होगा? वो भी प्लूरल प्रोनाउन होगा। ये आप याद रखना भाई। देखो, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। इसी तरीके से अगर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब तो आगे जो प्रोनाउन होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा। देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये नाउन जो स्टार्टिंग होती है ना, इसको हम लोग सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की, सबसे पहले तो सब्जेक्ट की पहचान होना कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हम लोग इस सेंटेंस में बात किसके बारे में कर रहे हैं, उसकी पहचान होना। वो अगर हो गया, उसके बाद देखो कितनी सारी चीजें इजी हो जाती है। अगर वो सब्जेक्ट है सिंगुलर तो उसके हिसाब से वर्ब लगेगा, उसके हिसाब से प्रोनाउन लगेगा। और अगर वो है प्लूरल तो उसके हिसाब से फिर वर्ब लगेगा और उसी के हिसाब से आगे चलकर प्रोनाउन लगेगा। तो यहां पर आप देखो क्या लिखा है? इट्स। तो इट्स तो आपका सिंगुलर हो गया। हमको चाहिए पॉलिटिशियंस, तो ये आपका इट्स रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बदले जो है क्या हो जाएगा? THEIRS, देयर्स जो है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप देखो, जनरली द पॉलिटिशियंस अप्लाइज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू सिक्योर देयर वोट। अच्छा, देयर्स वोट नहीं होगा, देयर होगा केवल। ठीक है, केवल देयर होगा। THEIR, टू सिक्योर देयर वोट बैंक। ठीक है, इसका मतलब हमारा सी के अंदर भी एरर है। चलिए, तो सिक्योर देयर वोट बैंक। आगे बढ़ते हैं। एंड मेनी टाइम्स, देखो ध्यान देना, मेनी जो वर्ड है उसके आगे प्लूरल नाउन आता है, या कोई भी प्लूरल वर्ड आएगा उसके बाद तो प्लूरल नाउन आएगा। ये आपका एस लगा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेनी टाइम्स दे फॉरगॉट एथिक्स। दोस्तों एक चीज बताओ कि आपका सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा है? प्रेजेंट में है कि पास्ट में? आप देखो शुरू में क्या हो रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है अप्लाई, मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो भाई अगर सेंटेंस का एक हिस्सा वर्तमान काल में है तो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट काल में ही होगा, वर्तमान में ही होगा। जाहिर सी बात है, एंड से जुड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर फॉरगॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं होने वाला है, ये आपका हो जाएगा क्या? फॉरगेट। फॉरगेट आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेंस का एक रूल होता है। ठीक है, इतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना समझ लो कि भाई अगर एक हिस्सा हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा हिस्सा भी या पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में चलेगा। ये आप याद रख लो। ठीक है, और खास कर एंड से जुड़ा है तो चलना ही है। तो ये आपका हो गया फॉरगेट। ठीक है, एथिक्स क्या भूल गए? एथिक्स भूल गए बिहाइंड द सोशल सर्विस। सोशल सर्विस के आड़ में, या बिहाइंड का मतलब सोशल सर्विस की आड़ में, उसके पीछे। इस तरीके से यहां पर सेंस निकलकर आ रहा है। तो आप देखिए कि आपका डी वाला जो है वो भी रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है और बी वाले के अंदर कोई एरर नहीं है। तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बिल्कुल सही है। इसका मतलब बी वाला जो है हमारा अदर करेक्ट पार्ट है। ठीक है, बी वाला है सेकेंड वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को बिल्कुल चीजें जो है समझ में आ रही है, मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिस तरीके से डिटेल में मैं थोड़ा सा जा रहा हूं, लेकिन डिटेल में जाने का हमारा पर्पस ही यही है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो पूरे क्लियर हो। एक बार पूरा राइट आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, जनरली द पॉलिटिशियंस अप्लाई द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू सिक्योर देयर वोट बैंक and many times they forget ethics behind the social service। ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।